जब एक बंदा $20 की फ्लाइट टिकट बुक करता है और जहाज़ हाईजैक करने के बाद $2 लाख की डिमांड करता है, $2 लाख मिलने के बाद जहाज़ से जंप करता है और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है कि जैसे वो कभी था ही नहीं। अमेरिका की टॉप क्लास की CIA एजेंसीज और लोकल पुलिस उसको पकड़ना तो क्या, उसका सुराग तक नहीं लगा सकी आखिर वो बंदा था भी या नहीं। To criminal legend D.B. Cooper, the man at the heart of the only unsolved hijacking case in American history. 24 नवंबर 1971 पोर्टलैंड के एयरपोर्ट पे एक शख्स आता है जो कि बज़ाहिर एक बिजनेसमैन लगता है। हाथ में उसके एक ब्रीफकेस होता है, सनग्लासेस उसने लगाए होते हैं और वो सीधा जाता है नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन के रिसेप्शन पे एक $20 की वहाँ से टिकट बाय करता है। वो पोर्टलैंड से सियाटल की टिकट लेता है जो कि 45 मिनट की फ्लाइट होती है। कुछ देर वेट करने के बाद जब बोर्डिंग वगैरह होती है, उस टाइम पे 1971 के दौर में अमेरिका में जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती थी उनके ऊपर इतना चेक इन बैलेंस नहीं होता था। आप क्या लेके जा रहे हैं, आपके पास क्या है, कुछ चेक इन बैलेंस नहीं होता था। अपना ब्रीफकेस इजीली वो लेके गया और प्लेन में जाके सबसे पीछे वाली सीट पे बैठ गया। उसने एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ में वो स्मोकिंग करने लग गया। दोस्तों 70s में जहाज में स्मोकिंग अलाउ थी। कुछ ही देर के बाद ठीक 2:58 पे फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। उस जहाज में जो पैसेंजर सवार थे, टोटल 36 पैसेंजर थे और 6 क्रू मेंबर्स थे। 36 पैसेंजर के अंदर से एक हाईजैकर भी था जो कि डैन कूपर नामी शख्स था। जब जहाज आसमान की बुलंदियों पे चला गया तो डैन कूपर नामी शख्स जो कि एक हाईजैकर था, उसने अपनी जेब से एक चिट निकाली और साथ बैठी एयर होस्टेस को दे दी। उस जहाज में 2 एयर होस्टेस थी, एक थी टीना मकलो और दूसरी फ्लोरेंस शेफनर। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा, जहाज में जो क्रू होता है उसकी एक मखसूस सीटें होती हैं। वो सीटें पैसेंजर की तरह नहीं होती, वो फ्लिप अप सीट्स होती हैं। टीना मकलो थी वो आगे की तरफ बैठी हुई थी और जो फ्लोरेंस शेफनर थी वो बिल्कुल डैन कूपर के साथ वाली सीट पे बैठी हुई थी। इतने में डैन कूपर ने अपनी जेब में से एक नोट निकाला और फ्लोरेंस शेफनर को दे दिया। फ्लोरेंस शेफनर ने मुस्कुराते हुए उस नोट को अपनी जेब में रख लिया क्योंकि ये उसके लिए बहुत आम सी बात थी। उसके लिए ये खास बात इसलिए नहीं थी, लोगों का उसे डेट के लिए पूछना या अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। जब डैन कूपर ने देखा कि वो नोट इसने जेब में रख लिया है तो उसने डैन कूपर ने जाके एयर होस्टेस से कहा कि मिस आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास बॉम्ब है। जब एयर होस्टेस ने वो नोट पढ़ा तो मानो उसके पैरों से जमीन ही खिसक गई। उस नोट पे लिखा हुआ था, मिस आई हैव अ बॉम्ब हेयर एंड आई वुड लाइक टू सिट बाय मी। मिस मेरे पास बॉम्ब है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास बैठें। फ्लोरेंस शेफनर ने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पास वाकई बॉम्ब है। तो फ्लोरेंस शेफनर को उसने दिखाया। डैन कूपर ने अपना सूटकेस जो था वो ओपन किया। जब उसको खोला तो उसमें 8 लंबी लंबी सी रॉड्स थी और एक बड़ा सा डायनामाइट था। बज़ाहिर ये लग रहा था कि इसके पास बम है। जब एयर होस्टेस को यकीन आ गया कि वाकई इसके पास बम है तो उसने 3 डिमांड्स अपनी रखी कि मुझे $2 लाख कैश चाहिए और सारे नोट $20 के हों। दूसरी डिमांड ये थी कि मुझे 4 पैराशूट्स चाहिए। तीसरी डिमांड ये थी कि जब हम सियाटल पहुंचेंगे मुझे रिफ्यूल के लिए एक ट्रक चाहिए। वहाँ पे रिफ्यूलिंग के बाद मैं सब लोगों को छोड़ दूंगा अगर मेरी डिमांडें आप पूरी करते हैं। फ्लोरेंस शेफनर उसकी बात जाके पायलट को बताती है और वो चिट भी जाके पायलट को देती है। पायलट ATC से कांटेक्ट करता है और सारा जो माजरा होता है वो ATC को बता देता है। उधर ATC में अफरा तफरी मच जाती है कि प्लेन हाईजैक हुआ है, उसमें डैन कूपर नामी शख्स ने ये डिमांड्स की हैं। दोस्तों कंट्रोल टावर ये बात लोकल पुलिस और CIA को बताती है। सब लोग इन्वेस्टिगेशन में लगते हैं। इससे पहले डैन कूपर नामी शख्स ने जो कहा था कि $2 लाख मुझे कैश में चाहिए, एयरलाइन और CIA ने ये कहा कि जो हाईजैकर है उसके साथ फुल कोऑपरेट किया जाए, उसकी जो डिमांड है वो पूरी कर दी जाए। क्योंकि याद रहे दोस्तों, अमेरिका की हिस्ट्री की ये पहली हाईजैकिंग थी जो कि रैंसम के लिए की गई थी, मतलब तावान के लिए की गई थी। CIA को ये बात मालूम थी कि ये हाईजैकर कहां तक जाएगा, ये बच के नहीं जा सकता, आखिर हमारे हाथ ही आएगा। उसके साथ फुल कोऑपरेट के लिए वो लोग मान गए। कंट्रोल टावर से इंस्ट्रक्शन दी गई पायलट को कि कुछ देर जहाज को हवा में घुमाते रहो, सियाटल के पास चक्कर लगवाओ ताकि हमें कैश अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम कैश अरेंज कर लें। दोस्तों ये उस टाइम की बात है जब मुजरिम तो शातिर था ही, लेकिन पुलिस मुजरिम से भी 2 कदम आगे थी। कंट्रोल टावर पूरी तरह उस जहाज पे नजर रखे हुए थे। एयरलाइन इंतजामिया कैश इकट्ठा करने में लग गई। उन्होंने सियाटल के एक नेशनल बैंक से बात की और कैश इकट्ठा करने को कहा। बैंक के पास कुछ ऐसा कैश पड़ा होता था जो कि ऐसी नागहानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए काम आता था। तो उनके पास वो जो कैश था उसकी खास बात ये थी कि उसके हर एक नोट का जो सीरियल नंबर था वो नोट किया हुआ होता था, ताकि कल को जब मुजरिम इसको कहीं पे भी खर्च करे तो हम इसको इजीली ट्रेस कर सकें और इजीली पकड़ सकें। $2 लाख जो कि उसने कैश अमाउंट मांगा था, 20-20 के नोट,
उन सब का जो सीरियल नंबर था वो नोटेड था। उनको एक बैग में डाल के एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया और जैसा कि उसने कहा था मुझे 4 पैराशूट चाहिए। साथ ही एक स्काई डाइविंग क्लब से 4 पैराशूट मतलब 2 जोड़ी पैराशूट 4 पैराशूट को मंगवाया गया और उनके साथ एयरपोर्ट में भिजवा दिया गया। अब सारा सामान एयरपोर्ट में पहुंच गया था। देरी थी तो बोइंग 727 की। डैन कूपर पायलट को पहले ही कह देता है कि जो जहाज लैंड होगा वो कंट्रोल टावर से दूर लैंड करना है ताकि वहाँ पे विजिबिलिटी इतनी क्लियर ना हो। लास्ट वाले रनवे पे जाके जहाज वो लैंड होता है। उसके बाद CIA और लोकल पुलिस जहाज को हिडन तरीके से घेरे हुए थी लेकिन कोई एक्शन नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके अंदर हाईजैकर के अलावा 35 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर्स भी थे। इतने में एयर होस्टेस को बाहर भेजा जाता है कि जाओ हमारा सामान ले आओ। एयर होस्टेस जाती है एक पैसों से भरा बैग, उसके साथ 4 पैराशूट वो जहाज के अंदर लेके आ जाती है। थोड़ी देर में उस जहाज का रिफ्यूल हो जाता है। जब रिफ्यूलिंग भी हो जाती है उसके बाद वो जो सारे पैसेंजर्स होते हैं उनको रिलीज कर देता है कि आप सब जा सकते हो। हालांकि पीछे बैठे लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं था कि हमारा प्लेन हाईजैक हो चुका है। उनको सिर्फ ये बताया गया था माइनर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम थोड़ा सा डिले हो रहे हैं क्योंकि जब जहाज ऊपर घूम रहा था तो जहाज 2.5 से 3 घंटे लेट हो चुका था। अब जहाज में सिर्फ 4 लोग बचे थे, 2 पायलट और 2 एयर होस्टेस। अब जहाज को दोबारा डैन कूपर ने टेक ऑफ करने का कहा। जब जहाज टेक ऑफ हुआ और फिर उसने टीना मकलो को कुछ इंस्ट्रक्शन दी जो कि पायलट को जाके बताओ कि जहाज को किस स्पीड पे चलाना है, जहाज को कहाँ लेके जाना है। टीना मकलो पायलट को जाके बताती है कि डैन कूपर चाहता है कि जहाज के फ्लैप्स और गियर खुले रहें और जहाज की जो बुलंदी है वो 10,000 फीट हो और स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर्स। इतने में नीचे लोकल और फेडरल अथॉरिटीज अपना काम कर रही थी। वो इस जहाज के पीछे 2 फाइटर जेट भेजते हैं लेकिन इस जहाज की स्पीड इतनी कम होने की वजह से वो इसको जिगजैग में फॉलो कर रहे थे। ऊपर से मौसम बहुत खराब हो गया था, बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और जहाज को सीधा 3200 किलोमीटर दूर मैक्सिको ले चलो। तो पायलट उसे कहता है कि सारी चीजें ठीक है, सिर्फ हम एक चीज नहीं कर सकते, जहाज को सीधा मैक्सिको नहीं लेके जा सकते क्योंकि हम इस टैंक में इतना ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वो उसको लिहाजा 2 ऑप्शन देता है, रीनो और फेनिक्स। इन दोनों में किसी एक जगह पर रुक के हमें सिर्फ रिफ्यूलिंग की इजाज़त देते हैं। तो डैन कूपर इस बात पर मान जाता है। वो कहता है चलें रीनो में लैंड करते हैं और वहाँ पे फ्यूल हम रिफिल करेंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कुछ ही देर के बाद डैन कूपर खड़ा होता है और पीछे की जो स्टेयर्स होती हैं वो खोलने का कहता है। टीना मकलो उसे कहती है अगर स्टेयर्स अभी खोलेंगे तो अंदर बहुत तेज हवा आने के चांसेस है और चांसेस है कि मैं भी यहाँ से गिर ना जाऊँ। तो वो टीना मकलो को कहता है कि आप कॉकपिट में चली जाओ और इस स्टेयर्स को खोल दो। इतने में जब टीना मकलो कॉकपिट में जा रही होती है तो वो मुड़ के देखती है आखिरी दफा डैन कूपर नामी शख्स जो कि हाईजैकर था वो अपनी कमर पे कुछ बांध रहा होता है। उसने जो केज का बैग था वो अपने चेस्ट पे बांध लिया था। हालांकि डैन कूपर नामी शख्स ने 4 पैराशूट इसलिए मंगवाए थे ताकि उसे कोई फटा या खराब पैराशूट ना भेज दिया जाए। अथॉरिटीज को लगा कि ये साथ किसी पैसेंजर या क्रू मेंबर को भी साथ लेके जाएगा तो उसको सारे पैराशूट होते हैं वो सही दिए जाते हैं। लेकिन डैन कूपर नामी शख्स जो था वो बहुत एक्सपर्ट था पैराशूट बांधने में और उसे जज करने में। सारे के सारे पैराशूट सही थे तो वो एक पेयर वहीं छोड़ के चला जाता है। उसके बाद जब डैन कूपर वहां से जंप करता है तो जहाज को एक झटका लगता है और उसके बाद दोबारा उसको मेंटेन करते हैं पायलट। और अब पीछे क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता था। 3 घंटे बाद जब रेनो जाके जहाज लैंड होता है तो तमाम सिक्योरिटी टीम्स उस जहाज को घेरे में ले लेती हैं। जब दोस्तों पूरा जहाज सर्च किया तो अंदर वैसी कोई चीज़ नहीं मिलती, ना डैन कूपर था, ना पैसों का भरा बैग था, ना ही उसमें से बॉम्ब निकलता है। दोस्तों सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आखिर डैन कूपर कहाँ था? आखिर डैन कूपर कूदा, वो मर गया या वो जिंदा था? उस रात जो टेम्परेचर था वो माइनस में था। बिना स्काई डाइविंग सूट के स्काई डाइविंग करना मुमकिन ही नहीं है ऐसे वेदर में। दोस्तों कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, कहानी तो यहाँ से शुरू होती है।